हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़े थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टॉपिक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें लास्ट पढ़े थे कि डिफरेंसेस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के पहले दो तीन बातें ध्यान में रखना है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। माने आप कह सकते हैं कि व्हाट शुड बी कीप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, अगर उनको समझने में आप भूल कर दिए या उनको माइंड में नहीं रख पाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा। कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और इस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वो भी करेंट ईयर से रिलेटेड ओनली, रिलेवेंट टू ओनली करेंट ईयर सिर्फ लिखा जाता है। कौन सी बातें? कि ओनली रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and only related to current year, current financial year। ध्यान रखना है ये। साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, जिसको हम लोग दोनों को लिखते थे उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इतना केयरफुली ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स को नहीं लिखना है। सिर्फ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और वो भी ओनली रिलेटेड टू करेंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनको लिखना है। या इनकम में हो अक्रूड इनकम हो, अर्न बट नॉट रिसीव्ड हो, अनअर्नड इनकम हो, उनके साथ जो भी एडजस्टमेंट आवश्यक है उसको करने के बाद ही हम लोग उसको लिखना है इसमें। और आपको ध्यान रखना है ये कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। हम पहले भी चर्चा किए हैं हम लोग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पर, उपार्जन विधि के आधार पर, और इसको तैयार किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर एक्सपेंसेस है वो करेंट ईयर से रिलेटेड है, वेदर दैट इज पेड और नॉट, चाहे वो पेड है या नहीं। इनकम रिलेवेंट टू करेंट ईयर, इनकम अर्नड रिलेवेंट टू करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो, सबको इसमें शामिल करते हैं। वो करेंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान रखना है कि अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई भी आइटम्स अगर शामिल हो, किसी आइटम में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अमाउंट शामिल हो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर्ड हो, तो उसको उसमें से हटा देना है, डिडक्ट कर देना है, लेस कर देना है। देन वी विल फाइंड द एग्जैक्ट सरप्लस और डिफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय मुख्य रूप से ये बातें, इसके लिए जो भी आवश्यक, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उनको ऐड करके रिलेवेंट आइटम में
इनके एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में ऐड करके दिखा लेना, प्रीपेड को लेस कर लेना, या लास्ट ईयर में पिछले साल में जो प्रीपेड हुआ होगा उसको ऐड करके चलना, क्योंकि पिछले साल में जो प्रीपेड हुआ होगा स्वाभाविक है वो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। इनकम या एक्सपेंस जो भी हो तो उसको ऐड करके चलना। डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन करके चलना। तो ऐसी कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए हमेशा जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं तब। इसके बाद हम लोग थोड़ा नज़र डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट पर। सबसे ऊपर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग लिख लेंगे हेडिंग के ऊपर, हेडिंग के रूप में इसके फॉर्मेट के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में क्या लिख लेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बिकॉज क्यों हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग? बिकॉज दिस अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। पूरे वर्ष भर के दौरान जो एक्टिविटीज परफॉर्म किए गए हैं उनका रिजल्ट क्या हुआ, एक्टिविटीज़ का ऑपरेशन का रिजल्ट क्या हुआ उसको दिखाता है। इसलिए एट द एंड ऑफ ईयर, इसलिए उसको फॉर द ईयर एंडिंग। और लास्ट में क्या लिखते हैं, जो भी लास्ट डेट होगा उसको लिख देंगे। कैलेंडर ईयर अगर आप फॉलो करते होंगे तो 31 दिसंबर 2000 जो भी हो, 22, 23, 24, 25 जो भी हो। और अगर फाइनेंशियल ईयर हम लोग फॉलो करते होंगे, एडॉप्ट करते होंगे तो क्या लिखें 31 मार्च और 2020, 21, 22, 23 व्हाटएवर जो भी हो। तो ये इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज़ 4 कॉलम्स, यानी 4 columns are drawn in the income and expenditure account. 2 on the debit side, or you can say on expenditure side, and 2 columns, similar 2 columns are drawn on the right side, income side, or you can say credit side. तो 2 कॉलम में फर्स्ट कॉलम इज फॉर एक्सपेंडिचर, जिसमें हम सभी पर्टिकुलर आइटम्स लिखेंगे, और दूसरा कॉलम होगा अमाउंट के लिए, तीसरा कॉलम होगा इनकम के लिए, और चौथा 4th कॉलम होगा फिर क्रेडिट अमाउंट के लिए, इनकम का अमाउंट के लिए। ये 4 कॉलम्स होते हैं। डेबिट साइड में यानी एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग? इसमें भी टू और बाई का प्रयोग होता है। डेबिट साइड में 2 और इधर बाई का प्रयोग करते हैं इसमें भी, कोई भी आइटम लिखने से पहले। तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान, अभी हम कुछ देर पहले बतलाए कि किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कि ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस वी रिकॉर्ड। हम लोग किसको रिकॉर्ड करते हैं? तो ऑल रेवेन्यू पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स या रेवेन्यू इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग हो, अगर कोई जैसे रेंट है, अगर रेंट दिया हुआ है कि टोटल रेंट पेड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो कर रहा है कि रेंट पेड 33,000 पेड किया है, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, एडजस्टमेंट के रूप में दिया हुआ है कि 1 महीने का, दिसंबर का या लास्ट मार्च का 1 महीने का 1 मंथ का रेंट अभी तक आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? ये ऐड कर लिया जाएगा, या ऐड, क्योंकि दिसंबर का या मार्च का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, यानी वो इसी वर्ष से रिलेटेड है, वो करेंट ईयर से रिलेटेड है।
तो करेंट ईयर का एग्जैक्ट फिगर दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो अमाउंट का कॉलम है ना, इसमें प्रीवियस ईयर का नहीं आना चाहिए फिगर, नेक्स्ट ईयर का फिगर नहीं आना चाहिए। अगर कोई अमाउंट में शामिल हो या कोई आउटस्टैंडिंग हो, बकाया हो, तो उनको ऐड कर लेना चाहिए, या कोई शामिल हो तो उनको निकाल देना चाहिए। प्रीपेड हो या पेड इन एडवांस हो तो उनको घटा करके ही दिखाना चाहिए, तब एग्जैक्ट फिगर फॉर करेंट ईयर वो आएगा, और तभी जा करके एग्जैक्ट सरप्लस या डिफिसिट हम लोग निकाल पाएंगे। तो ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें लगा लेंगे 3000, यानी यहां हम लोग दिखाएंगे करेंट ईयर के लिए 36,000 दिखाएंगे, ये ऐसे। तो इस तरह के एडजस्टमेंट, जैसे इंश्योरेंस है, अगर इंश्योरेंस पेड दिस ईयर ऐसा दिया हुआ रहे कि इंश्योरेंस पेड 1,200 है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹200, 200 रुपये पेड इन एडवांस है, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, जो इसी में शामिल है। तो अगर हम लोग 1,200 यहाँ दिखा देंगे तो जस्टिफाइड फिगर नहीं होगा, इसलिए उसमें क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। यहाँ लेस प्रीपेड या पेड इन एडवांस लिख देंगे, प्रीपेड या पेड इन एडवांस कितना 200, यानी एग्जैक्ट फिगर फॉर करेंट ईयर क्या होगा, विल बी 1,000 ऐसे। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या प्रीपेड एक्सपेंस हो, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद, चाहे वो फिर अब एडवर्टाइजिंग में भी हो, सैलरीज में हो, रेंट की तरह सैलरीज में भी हो सकते हैं, कैरेज में हो, जितना तरह का भी, या जैसे इसी में रहेगा, इंश्योरेंस में ही मान लो दिया हुआ रहेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड एट लास्ट ईयर में प्रीपेड था, लास्ट ईयर में प्रीपेड किया था। अच्छा ये बतलाओ बच्चों कि जो पिछले वर्ष में या पिछले वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर अगर कोई प्रीपेड कर रहा है, एडवांस दे रहा है, तो क्या उस ईयर के लिए होगा या अभी जो करेंट ईयर चल रहा है इसके लिए हुआ? पिछले साल में दिया है, पिछले साल के लास्ट में दिया है, एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर दिया है, अंत में दिया है, अंत में दिया तो उस वर्ष के लिए तो नहीं दिया एडवांस, तो उसके जस्ट बाद जो ईयर हुआ उसके लिए दिया, और वो ईयर अभी का करेंट ईयर है, तो इस वर्ष के लिए हुआ। तो अगर लास्ट ईयर के एंड में कोई प्रीपेड हो तो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, जैसा हुआ अगर दिया रहे तो। इस बात का ध्यान रखना। इसी तरह से और भी जितने इधर आइटम्स हैं, सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जितने आइटम्स होंगे, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, कैरेज है, और भी इंटरेस्ट है, कुछ भी इस तरह का, टेलीफोन चार्ज है, प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, ऐसा कुछ भी, रेंट रेट्स, टैक्सेस है, ये सब जितने दिए हुए रहेंगे वो सभी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिख लेंगे। इसके बाद सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, उस साइड में क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड में इसी तरह का ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहां लिख लेंगे, बाय ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आफ्टर मेकिंग
ऑल एडजस्टमेंट्स सेम उसी तरह से इनकम में भी अगर जो भी कोई इनकम ऐसा है अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड है, अभी तक मिला नहीं है लेकिन वो करेंट ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर का कोई इनकम है, कमीशन अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड है और वो रिलेवेंट टू करेंट ईयर है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे, तब एग्जैक्ट फिगर रेंट का या कमीशन का, इंटरेस्ट का आएगा। यहाँ जैसे यहाँ अगर है कोई बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड दिस ईयर यानी करेंट ईयर में कितना मिला, इंटरेस्ट 800 रुपीज मिला। नीचे एडजस्टमेंट के रूप में एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में दिया हुआ है कि अभी तक जो इंटरेस्ट है अर्न है लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, वो है 200 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट अभी अर्नड है लेकिन यानी अक्रूड इनकम के रूप में है। वो अक्रूड इनकम का मतलब ही होता है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, उपार्जित हो चुका है लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो वैसे इनकम को भी करेंट ईयर से वो चूंकि रिलेटेड होता है, करेंट ईयर से संबंधित होता है, इसलिए उसको ऐड करके चलते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, ऐड अर्नड इंटरेस्ट 200 यानी यहां एग्जैक्ट फिगर कितना दिखाएंगे, 1000 दिखाएंगे, यहां 1000 दिखाएंगे। ऐसे ही पूरा जितने भी फिर इनकम में होंगे उनको सब दिखाते हुए, एडजस्टमेंट करते हुए, या एडवांस हो, प्रीपेड हो इनकम, ये सबको हम लोग एडजस्ट करते हुए तब आगे सभी को फिर लिखते चले जाते हैं। जितना भी इनकम के आइटम होगा उसमें भी हो सकता है डोनेशन होगा, लॉ का रेंट होगा, इनकम फ्रॉम लेक्चर हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिसिप्ट फ्रॉम डांस एंड शो हो सकता है, सेल ऑफ यूज्ड टेनिस बॉल हो सकता है, इनकम फ्रॉम कैंटीन हो सकता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो सकता है। ये सभी तरह के अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना। तो इस तरह के और मिसलेनियस रिसिप्ट्स जो भी हो, इस तरह के सबको हम लोग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बस ये ध्यान ये रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि करेंट ईयर से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उनको क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में यहाँ दिखाना है। लेकिन कैसे दिखाना है, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट के रूप में अगर दिया हुआ है, तो उनको एडजस्ट करके ही दिखाना है। और उसी तरह से एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू यानी जो बार बार किया जाए, जिस एक्सपेंस को एक साल के अंदर एक निश्चित तिथि पर जो ड्यू हो, दे हो, भले वो बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग हो जाए, बट ड्यू हो, वैसे एक्सपेंस को यहां दिखाएंगे। जैसे सैलरी है तो हर मंथ में ड्यू होता है, भले सैलरी 2 महीना नहीं मिले, 3 महीना नहीं मिले, दैट इज डिफरेंट मैटर, वो आउटस्टैंडिंग में हम लोग उसको ऐड करके दिखाएंगे, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग एडजस्टमेंट करते हुए दिखाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग कि दोनों तरफ का डिफरेंस निकालते हैं। अब डिफरेंस निकालने से पहले ध्यान रखना कि इधर क्या हम दिखाएं, एक्सपेंडिचर्स के आइटम्स हैं सभी, और इधर जो फिगर का टोटल आएगा, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर साइड जो आएगा वो एक्सपेंडिचर का टोटल है, और इधर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड का जो टोटल होगा वो टोटल इनकम हमारे ड्यूरिंग द ईयर हुआ, अक्रूवल बेसिस पर बकाया है या मिला है, ये मैटर नहीं है।
जो मिला है उसको भी, जो अभी बाकी है उसको भी, लेकिन वो करेंट ईयर का है तो उसको हम लोग लेकर चलते हैं, उसको ऐड करके चलते हैं। करेंट ईयर का नहीं है लेकिन शामिल है इसमें, तो उसको निकाल कर चलते हैं, लेस करके चलते हैं। जैसे रहेगा, मान लो यहां रेंट रिसीव्ड, उसके लिए बता रहे हैं, रेंट रिसीव्ड है, क्या है, रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है 1600 सपोज, लेकिन नीचे दिया हुआ है कि जितना रेंट रिसीव्ड है उसमें रेंट रिसीव्ड 500 रुपीज 500 फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी रेंट रिसीव्ड रुपीज 500 इन एडवांस, एडवांस में मिला हुआ है, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए मिला हुआ है, वो करेंट ईयर का नहीं है लेकिन इसी में मिला हुआ, मिला है अभी, रिसीव्ड इन दिस ईयर, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेवेंट आइटम। यहां रिलेवेंट आइटम से उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेस रिसीव्ड इन एडवांस, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस लिखेंगे, एडवांस, इसको हटा देंगे 500 रुपीज को, यानी करेंट ईयर का जो रेंट का जो फिगर है वो कितना है, 1100। इतना करने के बाद बच्चों क्या करेंगे कि दोनों तरफ का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। अगर टोटल ऑफ इनकम साइड एक्सीड्स देन द टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर साइड, तो देन डिफरेंस अमाउंट विल बी द सरप्लस, और यू कैन से द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको लिखते हैं हम लोग। अगर इधर का टोटल ज्यादा हुआ, इधर का टोटल कम लगा, तो वैसा होगा। यहां तो ये मैं एग्जाम्पल दिया हूं, इसको रियल नहीं मानना है फिगर को, ये तो मैं एग्जाम्पल ऐसे दे करके और आपको बतलाया हूं। ये ध्यान रखना है कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि आमदनी ज्यादा है, इनकम अधिक हुआ है करेंट ईयर में, एक्सपेंस आमदनी अधिक हुआ है और एक्सपेंस कम हुआ है, यानी बचत हुआ है, सरप्लस है। तो सरप्लस को यहां हम लोग टर्म ऐसे करते हैं, टू सरप्लस भी लिख के छोड़ सकते हैं आप, सरप्लस, और इसको ऐसे भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, गेटिंग और नॉट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो भी डिफरेंस होगा वो ये, या सरप्लस इसको मान लेंगे। जस्ट एडवर्सली, if the total of expenditure side exceeds than the total of income side, it will show the excess of expenditure over income. It will show excess of expenditure over income. और ये this is termed as deficit. इसको हम लोग लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ओवर इनकम्स। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल लगा देंगे, दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, लास्ट में टोटल लगा देंगे। नीचे वाला लाइन को डबल बंद करना चाहिए, आप लोग को मालूम है कि नहीं ये अकाउंटिंग में, क्योंकि आजकल जानते हैं आदत है बहुत लोग को ऐसे लिख देने का, कोई भी अमाउंट लिखेंगे, फिगर लिखेंगे, और अगर 5000 लिखना है ना तो ऐसे लिख देंगे 5000, ऐसे 2-3 लाइन कितना भी खींच देते हैं। इट विल बी रॉन्ग इन अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग में अमाउंट के नीचे लाइन कितनी बार खींची जाए इसका भी रूल है। अगर एक लाइन से अगर क्लोज करते हैं तो ये इट इंडिकेट्स दैट इसमें पॉसिबिलिटी है कि और भी एडिशन बाद में हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी टोटल सम के नीचे अकाउंटिंग में अगर डबल लाइन आप लगा दिए हैं, डबल लाइन से क्लोज कर दिए हैं उसको, तो लक्ष्मण रेखा हो गया, लक्ष्मण रेखा हो गया। यानी अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ये आज डिस्कस किए फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप निश्चित रूप से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लिए होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपका जो डाउट होगा वो अवश्य लिखेंगे। और अभी तक अगर आप हरिओम कॉमर्स चैनल, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेंगे और थोड़ा बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि हम लोगों के द्वारा जो अपलोडेड वीडियोस होंगे इन फ्यूचर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एक मैं सूचना भी आपको दे दूं कि आने वाले दिन में हम लोग चैप्टर वाइज सभी वीडियोस के नीचे एक नोट्स का हम लोग लिंक देंगे, आप वहाँ से नोट भी कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।